तो दोस्तों आज हम हमारा देश भारत के बारे में जानेंगे। ये 7th चैप्टर है 6th क्लास ज्योग्राफी का। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बना दी है जो कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा और इस तरीके से आपको एनसीईआरटी का कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अभी तो मैं ज्योग्राफी की वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो आपके लिए ले करके आऊँगा। वीडियो भले ही लेंदी होगी, मैक्सिमम 1 घंटे तक की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इनसाइट्स मिलते हैं ना, वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होता है तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, पीवाईक्यू आप उठा करके देख सकते हैं, चाहे पीसीएस की पीवाईक्यू हो या यूपीएससी की पीवाईक्यू हो। तो ये बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है, लेकिन मुख्य फोकस हिंदी मीडियम वालों पे है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वालिटी मटेरियल मार्केट में कम ही उपलब्ध है। इसलिए देखोगे कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट जो है साल दर साल कम होता जा रहा है। अभी तो सुना था लास्ट टाइम कि 40 ही बच्चे सेलेक्ट हुए हिंदी मीडियम के। तो मैं तो कहूँगा कि यार इसमें स्टूडेंट की गलती थोड़ी है, इसमें जो पैटर्न है, सिलेबस है यूपीएससी का, वो और टीचर जो हिंदी मीडियम वाले क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। यानी अब वो भी जो ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है कोचिंग के द्वारा, जो ऑब्सोल्यूट हो गई है, जो अब इतनी ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह गई है। और दूसरी कमी क्या हो सकती है कोचिंग की, कि मैनेजमेंट बेहतर नहीं होता है, हर बच्चे को अच्छी तरीके से वो इवैल्यूएट नहीं करते हैं, उनकी कमियों को नहीं तराशते हैं, कमियों को दूर नहीं करते हैं। खैर इस पे काफ़ी लंबी बहस हो सकती है, तो आइए हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। हम क्या इसमें सीखने वाले हैं आज? तो आज हम सीखेंगे कि हमारे देश जो है भारत, इसकी अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, ये जानेंगे, और कितना क्षेत्रफल है ये भी जानेंगे। और भारत में भौगोलिक दृष्टि से भारत क्या क्या अपने पास रखे हुए हैं, यानी क्या क्या भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो भी जानेंगे। जैसे कि एरिया कितना है, कोस्टल एरिया कितना है। उसके अलावा इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया था, तो भारत में भी तो लैंड फॉर्म्स है, जिसमें आपको पर्वत, पहाड़, ज्वालामुखी पर्वत, मैदान, रेगिस्तान और उसके अलावा अन्य अन्य आपको लैंड फॉर्म्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और हवाओं द्वारा बनाए जाते हैं लैंड फॉर्म्स, और नदियों द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो नदियों द्वारा जैसे कि मैदान बनाया गया है, और ग्लेशियर द्वारा भी बनाए जाते हैं, जैसे कि लटकती हुई घाटी है ना, हैंगिंग वैली। नदियों द्वारा वी शेप वैली, कैनियन। ग्लेशियर द्वारा मोरेन हो गया, ड्रमलिन हो गया, सर्क हो गया। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, और यहाँ पे उसी का थोड़ा विस्तार वर्जन हम देखेंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। आइए, तो चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत, यानी अवर कंट्री इंडिया। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, और पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं, यानी इससे घिरा हुआ है। तो भारत को 3 क्या सागर घेरते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इसलिए भारतीय जो देश, भारत जो देश है, इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप का सीधा सा अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि वह स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल राशियों से घिरा हुआ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसको मत भूलना,
ये जो पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस का हो या बीपीएससी का, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आंकड़ा जरूर याद रखना। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि जब आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे होते हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें स्टेट वन लाइनर तौर पे या आंसर राइटिंग में लिखना होता है। उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और उसकी कुल लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसकी कुल लंबाई कितनी 2900 किलोमीटर। ये भी विस्तार आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, विशेष भौगोलिक विशेषताएं आप देख रहे हैं किसकी, भारत की। तो हर देश की अपनी भौगोलिक विशेषता होती है, तो भारत की भी है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत, गगनचुंबी पर्वत, भारतीय मरुस्थल या महामरुस्थल जिसको थार मरुस्थल कहा जाता है, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। तो भारत की भौगोलिक विशेषता क्या क्या हो गई, यही सब हो गई कि इसकी यहाँ पे क्या क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है और महामरुस्थल थार है, उत्तरी मैदान है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी द्वारा कुछ पोर्शन या सतलुज यमुना नदी द्वारा बनाया गया है। असमान पठारी सतह है यहाँ पे, जैसे दक्कन का पठार जो कि ज्वालामुखी उद्गार से निरंतर जमने से हुआ है। तटीय भाग भारत में, और भारत का जो तटीय जो लंबाई है वो कितना है 11,098 किलोमीटर। पहले 7516.17 किलोमीटर था, लेकिन अब जब सटीक तरीके से उसकी माप की गई है और सटीक पैमाने से सटीक उपकरणों का इस्तेमाल करके, बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल करके, तो अब 11,098 किलोमीटर टोटल कोस्टल एरिया की लंबाई हो गई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही फिलहाल में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था या यूपी पीसीएस का, उसमें ये पूछा गया था कि कितना है 11,098 किलोमीटर। भारत में द्वीप समूह स्थल रूप भी है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। तो भौगोलिक जो विशेषता है उसके अलावा भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती है और सांस्कृतिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की आप संस्कृति देखोगे तो उनकी थोड़ी आपको अलग नज़र आएगी, पर्वतों के लोगों की संस्कृति देखोगे तो उनकी अलग नज़र आएगी, थोड़ी बहुत या मिलती जुलती। इसी तरीके से मैदानी इलाकों के देखोगे तो आपको संस्कृति में कुछ भिन्नता नज़र आएगी। दक्कन के पठार के जो राज्य हैं उनकी संस्कृति में कुछ भिन्नता, भाषा अलग, जैसे आंध्र प्रदेश दक्कन पठार पे, तेलंगाना, तो यहाँ पे भाषा क्या बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो हुई ना भिन्नता। और खाने पीने में भी भिन्नता है। कोस पे तो पानी बदल जाता है, तो खान पान नहीं बदलेगा। आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाओगे तो अलग खान पान मिलेगा, उत्तर भारत में जाओगे अलग खान पान मिलेगा, गंगा के मैदान में जाओगे अलग मिलेगा। इसी तरीके से दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको अलग तरीके का खान पान मिलेगा, इडली डोसा सांभर वगैरह। पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो दाल चावल इधर फेमस होगा, और इधर पश्चिमी भारत की तरफ जाओगे तो यहाँ पे रोटी, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, ये ज़्यादा फेमस होगा। क्यों? क्योंकि जिस भौगोलिक क्षेत्र में जिस भी फसलों की ज़्यादा पैदावार होती है तो वहाँ का मुख्य भोजन वही बन जाता है। इसी प्रकार से आप देखोगे जो तटीय राज्य हैं वहाँ पे मछली पालन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी खान पान में, संस्कृति में मछली का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है।
इस भिन्नता में भी हमें एकता को पाते हैं। यानी हमारा देश की खास विशेषता क्या है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी भिन्नता में भी हम एकता को समाये हुए हैं या बांधे हुए हैं। एकता के सूत्र में इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो जो हमारी परंपराओं में दिखती है ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब कुछ बाबाओं ने क्या कर दिया है कि कुछ अलग ही लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट करते जा रहे हैं, यानी धार्मिक आधार पर देश बनाने पे तुले हुए हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए, एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो 2011 के अनुसार तो 121 करोड़ है, लेकिन अभी अब आंकड़ा 140 करोड़ पार कर गया। 145 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हो गई, यानी नंबर 1 पे हम आ गए। चीन को भी हमने क्या कर दिया है, पछाड़ दिया है। लेकिन ये तो संसाधनों, सीमित संसाधनों की दृष्टि से तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा भारत के संसाधनों पर, यानी उस हिसाब से नकारात्मक दृष्टि से आप देख सकते हो। लेकिन इसका पॉजिटिव पक्ष भी है कि अगर हम इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उससे भारत के लिए कुछ इनसे काम लिया जा सके, इनको स्किल्ड पर्सन बनाया जा सके, कौशल युक्त इनको काम सिखा करके एक बेहतर स्किल्ड पर्सन बनाया जा सके, यानी हम सामाजिक मूल्य को बढ़ावा दे सकते हैं। स्थिति क्या है भारत की, लोकेशन, यानी लोकेशन क्या है भारत की। तो भारत जो है, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है, स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कितने 8 राज्य, जो 8 राज्य वो कौन से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस किसी ने पिछले लेक्चर को देखा है वो आसानी से बता सकते हैं। और वैसे भी तो ये पता ही होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर फिर भी नहीं पता तो इसका मतलब आपकी तैयारी कैसी है, बिल्कुल लो लेवल की है। दक्षिण भारत से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। यानी भारत का अक्षांशीय, स्थलीय अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर की तरफ जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थलीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। वही पश्चिम से लेकर पूर्व तक हम जाएंगे तो हमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में। तो देशांतरीय विस्तार कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। और इन दोनों के बीच में अगर अंतर निकालेंगे तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। तो पिछले लेक्चर में उन्होंने आपको बताया था कि 2 घंटे का अंतर हो जाता है। जैसे कि जो भारत का गुजरात, उसमें कच्छ में जो समय हो रहा होगा, जैसे सूरज वहाँ पे कच्छ में 6 बजे उगता है तो वहाँ 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश में पहले ही उग जाता है, क्योंकि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड से वो अरुणाचल प्रदेश से होकर के, अरुणाचल प्रदेश किबूती से होकर के गुजरता है। तो सबसे आखिरी पूर्वोत्तर गांव किबूती है और सबसे पश्चिमी गांव कच्छ है। ओके, तो ये खास कर याद रखना, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट इस जो अक्षांशीय विस्तार है
और देशांतरी विस्तार है, इसको याद नहीं करते, स्किप कर देते हैं कि कौन याद करेगा। एक ही नंबर की तो बात है, लेकिन एक नंबर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि एक नंबर से भी आप एग्ज़ाम चूक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हो तो याद जरूर करना। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता था। तो इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतराल, समय अंतराल लगभग 2 घंटे का है। और मैंने बताया था कि जैसे कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, तो 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 30 डिग्री में 2 घंटे, तो लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको अगर मैं देना चाहूँ तो क्या होगा? जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, रमज़ान के महीनों में शहरी करते हैं, और जब सूरज ढलता तो अफ्तार करते हैं। तो वही दिल्ली में बैठा हुआ जो मुस्लिम है, जब अफ्तार कर रहा होता है तो बिहार वाले को कॉल करता है कि क्या वहाँ पे अफ्तार हो गया है? तो बताता है यहाँ तो 15 मिनट पहले ही हो गया है या 20 मिनट पहले ही हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरज पहले उगता है और पहले ढल जाता है, यानी अस्त हो जाता है। तो इस कारण की वजह से ये लोग अवतार अलग अलग समय पे करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में, हिस्सों में एक ही समय पे सब अवतार नहीं करते हैं, क्योंकि सूरज ढलने के बाद अवतार होता है, इसलिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। कनाडा में कितना? 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय? तो रूस में 11 है। और मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अमेरिका में अब 11 हो गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कंफर्म करके किसी और क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ओके, और ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है किसके पास है? फ्रांस के पास है, क्योंकि उसकी जो टेरिटरी है छितरी हुई, तो इसलिए 12-13 उसके पास क्या है? टाइम जोन है। लेकिन रशिया के पास 11 है। क्यों? क्योंकि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी यूं कह लो कि इसका जो चौड़ाई है रशिया की काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको 11 टाइम जोन में बांटना पड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता। भारत में तो 2 घंटे का अंतर हो सकता, रशिया में 5 घंटे का अंतर आ जाए। 5 घंटे, तो 5 घंटे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और वैसे भी हमारी जो स्थिति है 5.5 घंटे आगे है प्राइम मेरिडियन से। तो ये जरूर याद करना जो अभी मैंने बताया कि कितने टाइम जोन है। कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जैसे कि रशिया ना दे करके कोई अन्य देश दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा। ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली तो 3 टाइम जोन है, लेकिन अनऑफिशियल 9 है। और इंग्लैंड में 9 टाइम जोन है, क्योंकि इंग्लैंड की भी टेरिटरी इधर उधर छितरी हुई है, इस वजह से। गोट इट। अब हम आगे बढ़े, ठीक है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, तो आप 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 15 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अभी मैंने बताया था कि गुजरात में अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो 4 बजे कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर राज्य डिमांड कर रहे हैं अलग टाइम जोन की। ओके, तो कहाँ पर थे हम? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है। अब
जो भारत का जो मानक समय है आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये पहले ही मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जो कि 82.5 डिग्री है। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री है। मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है इसको। अब भारत के देखो पड़ोसी देश, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो जितने हैं, ये जो मैंने, जैसे कि ये देखो बांग्लादेश, फिर ये आपका नेपाल, भूटान, कितने हो गए 3, और ये म्यांमार, ये हो गया आपके 4, फिर ये आपका पाकिस्तान, फिर ये अफगानिस्तान, और एक राज्य एक देश और है, टोटल 7 होने चाहिए, चीन। चीन हो गया 7, ओके। अब यहाँ पे सबसे जो लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है बांग्लादेश। उसके बाद है दूसरे नंबर पे चाइना, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे और ये पहले नंबर पे है। चाइना के बाद क्या हो सकता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आपका नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर आपका सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान करता है, 106 किलोमीटर ही करता है, और बांग्लादेश तो 4000 से ऊपर करता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट, कितना पढ़ा था ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये स्थलीय सीमा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 37 डिग्री 6 मिनट, ये इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये जो देशांतरी विस्तार है, यहाँ पे था आपका 68 डिग्री समथिंग, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ओके। और ये पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि 0 डिग्री जहाँ पर इसको मत देखो, 0 डिग्री जहाँ विषुवत रेखा तो उससे ऊपर है, तो ऊपर तो उत्तरी गोलार्ध ही, वो विषुवत रेखा का जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध ही कहलाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो पॉलिटिकल मैप। तो ये जो कर्क रेखा है 7 राज्य से होकर के गुजर रहा है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैप है। तो 7 राज्य कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उसके बाद ये आपका पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। अब ये देखो राजधानियां हैं, जैसे गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो ये देखो काफ़ी नज़दीक है किसके, कर्क रेखा के। फिर ये देखो भोपाल गांधीनगर से थोड़ा दूर है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 82.5 डिग्री IST है, तो यहाँ कहीं पे वो मिलती है, तो इस जगह का नाम याद रख लेना। मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा है। और ये देखो झारखंड की राजधानी रांची है, तो ये भी काफ़ी नज़दीक है कर्क रेखा के। और यूँ कहो तो थोड़ा बहुत अंतर होगा गांधीनगर और रांची के बीच में। तो ये जब भी आपको पता लगेगा जब गांधीनगर और रांची का अक्षांशीय विस्तार आपको देखने को मिलेगा। फिर पश्चिम बंगाल में आपका कल कैलकाटा देख लो, ये तो दूर है। फिर ये त्रिपुरा का अगरतला, ये भी क्या गांधीनगर से तो थोड़ा अक्षांशीय विस्तार से क्या है उत्तर की तरफ है। और फिर ये मिजोरम का आइजोल, ये भी क्या है कर्क रेखा के नज़दीक है काफ़ी, ओके। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानियां है। तो यहाँ तो सब तो नीचे ही नज़र आ रहा है। ये आपका अगरतला जो है ये कर्क रेखा से ऊपर है, या इसी पे नहीं, इसी पे ही है। तो जो राजधानियां
एक कर्क रेखा पे है, इसको खास कर याद कर लेना। और ये देखो आपका जो बिहार है और उत्तर प्रदेश, ये लोग, ये जो क्षेत्र है, राज्य है, यहाँ से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंध में हमारे ये राज्य गिने जाएंगे, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, यानी कटिबंध क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझा रखा है। इसी का पहला जो लेक्चर है। उसके अलावा आप और इसमें क्या याद कर सकते हैं या यहाँ से प्रश्नों को बना सकते हैं? कितने राज्यों से हो करके जो 82.5 डिग्री है वो गुजरती है? तो 82.5 डिग्री जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक हो गया उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा आपका ये मध्य प्रदेश, फिर आपका ये छत्तीसगढ़, और फिर आपका ये उड़ीसा भी, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य से होकर के हमारी IST गुजरती है। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा, और कुछ जानने लायक है इसमें नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि भारत में जो कोरल रीफ्स है, जो फ्रेशर हैं, वो इस तरीके का जो एक क्वेश्चन है वो इतना इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे कि ये देखो, भारत में ये है क्या, लक्षद्वीप, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका ये कच्छ के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इधर आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कोरल रीफ, परवाल भित्तियाँ। ओके, और तटीय सीमा कितनी हो गई है भारत की? 11,098 किलोमीटर नए आंकड़ों के अनुसार। अब हम बात करते हैं अलग थोड़ा, इनमें से कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप है, तो जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई, तो आसानी से आप बता सकते हैं नेपाल, भूटान और आपका अफगानिस्तान। उसके अलावा आपका और कौन सा हो सकता है? तो ये 3 जो हैं किसी समुद्र से सीमा साझा नहीं करते। चाइना नहीं होगी, चाइना भी उधर अपना दक्षिणी चीन सागर से सीमा साझा करता है। ओके, और पाकिस्तान भी अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में अब टोटल 28 राज्य हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 का जो कंस्ट्रक्टेड या ऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था, उसके तहत जम्मू कश्मीर को पहली बार किसी राज्य को उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, और भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब हम थोड़ा भौगोलिक विशेषता को और देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की पर्वत श्रृंखला जो है वो किस प्रकार से है। तो ये देखो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांस हिमालय है, यानी हिमालय से परे। ट्रांस हिमालय किसको कहा जाता है? जो हिमालय से परे हो। और ये देखो आपका क्या है, हिमालय पूरा, तो इसको कहेंगे ग्रेट हिमालय। इसके नीचे वाले को कहेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और इसको कहेंगे जो ये है आपका ये तो ट्रांस हिमालय है। 1 2 3, हाँ ये देखो, ये जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाएगा? ग्रेट हिमालय। तो यहीं पे आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 गॉडविन, ऑस्टिन, ये सब देखने को मिलता है, नंदा देवी। फिर उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? लघु हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है।
और सबसे नीचे आपको मिलेगा शिवालिक। तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी ऊंचाइयाँ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि इसका जो उत्तर से दक्षिण क्रम है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है, सबसे पहले आपकी झेलम नदी आएगी, फिर चेनाब आएगी, फिर रावी नदी, फिर सतलुज नदी, और इधर है ब्यास नदी। ओके, ये क्रम याद रखना, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सतलुज नदी। और यहाँ पे आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि झेलम नदी जो है इसको जम्मू कश्मीर में जब बहती है तो इसको नीलम नदी भी कहा जाता है। ओके, और यूपीएससी ने आई थिंक 2022 में क्वेश्चन पूछा था 22-23 में कि सबसे पहले कौन सी नदी जो है इन सहायक नदियों में से सिंधु नदी में मिलती है। सभी कंफ्यूज हो गए थे, कोई भी बहुत कम ही बच्चे होंगे जिन्होंने इसका आंसर सही तरीके से दिया होगा। तो यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले कौन सी नदी इसमें मिलती है सिंधु नदी में, तो ये आपका ये चेनाब नदी मिलती है। चेनाब नदी की लंबाई भी क्या है, ज़्यादा है सतलुज नदी की तुलना में। इसको पंचनद नदी भी कहा जाता है। तो इन्हीं नदियों के नाम पे पंजाब को रखा गया था। अब तो आधा पंजाब तो पाकिस्तान के पास पहुंच गया है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता था। पंजाब, पंज यानी 5 और आब यानी नदियाँ, पंजाब यानी 5 नदियों का क्षेत्र। ये देखो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की। अब गंगा नदी जो है इसका निर्माण होता देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलते हैं। और ये जो गंगा नदी है सबसे ज़्यादा विस्तार इसका, सबसे ज़्यादा जो इसका बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार, फिर उत्तराखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल फिर उसके बाद उत्तराखंड, और सबसे कम थोड़ा सा पोर्शन झारखंड में भी बहता है। ओके, झारखंड के आसपास भी बहता है। अब इधर देखो पश्चिम में जो सीमा बना रहा है, भौगोलिक सीमा, वो क्या है, थार मरुस्थल या अरावली पर्वत। ये देखो चंबल नदी, यमुना नदी मिल रही है। इधर देखो जो दक्कन का पठार का उत्तरी मैदान से जो सीमा बना रहा है वो विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी ये बना रही है। और ये ब्लॉक माउंटेन है, पश्चिमी घाट देखो ये भी ब्लॉक माउंटेन है। लेकिन ये किस तरह का माउंटेन, समानांतर। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से आपको पूर्वी घाट में गैप देखने को मिल रहा है। और ये गैप क्यों है, क्योंकि नदियों ने निरंतर जब अपनी जो धारा है इधर बहती गई तो इसको काटती गई, इन पहाड़ियों को काटती गई। तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। और इधर का हिस्सा धंसा हुआ है जब पूर्वी घाट की तरफ जाएंगे, और इधर का हिस्सा जब उठा हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी ये अरब सागर में जाकर गिरती है। कि जो आपका साबरमती नदी है वो भी अरब सागर में गिरती है। और उसके अलावा शरावती नदी, भारतपुजा, और उसके अलावा पेरियार नदी, ये सब अरब सागर में गिरती है। शरावती नदी पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, जोग जलप्रपात। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि कुछ यहाँ पे ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसका क्रम कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। यहाँ पे देखो अरावली पर्वत, उसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर इधर आपका क्या आ जाएगा, अजंता की पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद महादेव, मैकॉल। इस तरीके से आपसे क्रम पूछे जा सकते हैं। और अजंता की बात करें तो बालाघाट की श्रेणी आएगी जो महाराष्ट्र कर्नाटक में है। फिर पश्चिमी घाट तो 6 राज्यों से होकर के गुजर ही रही है।
और पूर्वी जो घाट है वो उड़ीसा से तमिलनाडु तक होकर के गुजरती है। और उसके अलावा फिर नल्ला माला की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, फिर आपका शेवरोय, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ। तो सबसे अंतिम जो पहाड़ी है दक्षिण में वो कौन सा है? अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। कई बार टेस्ट सीरीज में और एग्जाम में ये सब पहाड़ियाँ पूछे जाते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, यदि आपको स्कोर ज़्यादा करना है तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इसको ज़रूर करना, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। और नहीं करके जाओगे तो वहाँ पे स्कोर कम करोगे, फिर वापस आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो मैंने बताया वो पहले ही कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मैप पे आपको दिखाऊंगा जब हम 9th क्लास के चैप्टर पे पहुंचेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाए गए बहुत ही महीन मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी होती है और नदी बेसिन में ये निक्षेपित हो जाती है। वो सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता होती है जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से किसी भी दिशा से आकर के मिल जाती है, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, जैसे कि गंगा नदी में यमुना नदी। ओके, और जलोढ़ जो मृदा होती है ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप होता है। और जलोढ़ मृदा भी दो होती है, बांगर और खादर। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते। बांगर जो होती है इसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है और इसको नई जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसलिए खादर जो होती है वो नदियों के सबसे नज़दीक तट वाले क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं और बांगर जो होता है तटीय क्षेत्र से दूर हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इसलिए बांगर को उपजाऊ बनाना पड़ता है और खादर तो उपजाऊ होती ही है, ज़्यादा उपजाऊ होती है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना दिया गया था। 2 जून 2014, ये भी आप डेट याद रखना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि कौन सा स्टेट कब अस्तित्व में आया उसको मिलान करो में आपसे दे दिया जाएगा, तो इस इंफॉर्मेशन को कमतर मत समझना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था और आंध्र ही एक ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। तो आंध्र प्रदेश का एक भाग था परिशिष्ट वन। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओके, तो इसका क्रम आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर क्या करेगा कि सभी को पता है कि राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा राज्य है ना। और हो सकता है कि आपको उसके बाद वाला भी याद हो। मध्य प्रदेश है दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। लेकिन मानो कि आपको 10-15 राज्यों में से लास्ट के 3-4 राज्य दे दी, फिर क्या करोगी? तो इसलिए आपको कम से कम 15 राज्यों तक को याद कर लेना। खासकर मैं बता देता हूँ कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद आपका एमपी है, एमपी के बाद आपका महाराष्ट्र है, फिर चौथे पे आपका यूपी है। ओके, फिर 5वें पे आपका क्या है? गुजरात है। 6ठे पे क्या है आपका? कर्नाटक है। ओके, तो यहाँ तक तो याद करूँ। और लेकिन जो आपका बिहार है वो 11वां बड़ा राज्य है। उसके बाद वेस्ट बंगाल कौन सा है? 12वां है। फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जरूर याद रखना। अभी पीसीएस ने या आरओ में पूछा था, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऑप्शन में दे रखा था, तो यहीं पे कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो बड़ा है
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड से। तो हिमाचल प्रदेश 14वां है और 15वां उत्तराखंड है। तो ये क्या है, कौन सा है, 14वां है और आपका यूके यानी उत्तराखंड 15वां है। 13वां कौन सा होगा हमें कमेंट में बताएं। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया है इसको ज़रूर करना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछता है। और इजी वाला आप माइंड मत रखना कि मैंने तो 5 राज्य याद कर ही लिए हैं। तो एग्जामिनर का आप माइंड सेट नहीं समझ सकते कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता, आपको तैयार रहना पड़ेगा पहले ही। अब भौतिक विभाजन की बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। भारत में भौतिक आकृतियां हैं। उत्तर में बर्फ से ढका है, हिमालय संतरी का कार्य करता है, हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस हिमालय, हिम प्लस आल्य से बना है, यानी हिम का घर, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। तो हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलता है। जस्ट उसके जो नीचे वाली श्रृंखला है उसको आपको क्या कहा जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल। ओके, और बृहद हिमालय में ही आपको विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला देखने को मिलती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, केटू गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी। और ये देखो जो मध्य हिमालय हिमाचल है, यहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है, जैसे कुल्लू मनाली ये सब है, खीर गंगा, कुछ वैलियां हैं। ये सब वैली जो है तो ये क्या रमणीय स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं हर साल। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, जैसे मध्य हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में। तो 5 ऐसी पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में या लघु हिमालय में कौन कौन सी हो सकती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे जा कर के मैं विस्तार से तो आपको बताऊंगा ही। ओके, तो देखते हैं कि कितने बच्चों की तैयारी ठीक तरीके से हो रही है। अब हम बात करते हैं शिवालिक की। तो शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है और यहाँ की जो पहाड़ियों की ऊंचाई है बाकी अन्य हिमालयों की तुलना में क्या है, कम है। ओके, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय के यानी शिवालिक के तराई क्षेत्र से सटा हुआ है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। कौन सा, उत्तरी मैदान। और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोल के निक्षेपों से बनाए गए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यातायात के बेहतर साधन उपलब्ध हैं, उपजाऊ मिट्टी की यहाँ पे प्रचुरता है, गेहूं की पैदावार, चावल की पैदावार, गन्ने की पैदावार काफ़ी मात्रा में यहाँ पे होती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जिसको थार मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तो उष्ण मरुस्थल है। भारत के पास एक कोल्ड डेजर्ट भी है, शीत मरुस्थल भी है। उसको क्या कहा जाता है, वो कहाँ पर है, वो लद्दाख में है। यह शुष्क, गर्म और रेतीले स्थल है। और मरुस्थल में भी आपको विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जैसे कि रेत का टिब्बा और मशरूम नुमा जो आकृति होती है वो ओएसिस, ये सब क्या है, मरुस्थल के लैंडफॉर्म्स है। लोअस का मैदान, ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स है किसके, रेगिस्तानों में। वनस्पति की मात्रा यहाँ पे बहुत कम होती है और बरसात तो मानो कि एवरेज 10 सेंटीमीटर से भी
कम होती है, एवरेज 10 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदानों के बीच में कौन सी प्राकृतिक सीमा है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये भी पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति की क्या है? त्रिभुजाकार है। और बाकी अन्य क्षेत्रफलों से प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी ज्यादातर हिस्से में भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार आता है। यहाँ की धरातल काफी ऊंचा और नीचा है, तो मध्य भाग उच्च है, तो इसलिए उसको उच्च पठारीय भाग कह दिया जाता है, उच्च भूमि कह दिया जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, उसको याद करना होगा, जैसे कि विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा रेंज है ना, मैकॉल रेंज, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब हमें कमेंट में बताएं कि जो विंध्य रेंज है वो कितने राज्यों से होकर के भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। जैसे कि विंध्य पर्वत जो है, मैं आपको बता दूं, अंतिम छोर इसका बिहार तक है। तो बताओ कि टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। घाटियां भी यहाँ पे आपको स्थित मिलेगी इन दक्कन के पठारों पे। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस दक्कन के पठार के या प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एक वलित पर्वत भी है, जो कि सबसे पुरानी वलित पर्वत है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है, और ये अपना जल जो है पश्चिम दिशा में प्रवाहित करते हुए अरब सागर में विसर्जित करती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो ऐसी कितनी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी लिस्ट बना लेना प्यारे छात्र और छात्राएं। जो अरब सागर में गिरती है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है, तथा पूरब में पूर्वी घाट है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग एक समान है, जबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में टूटा हुआ गैप है, असमान है वो। तो उसकी जो आकृति है पूर्वी घाट की, वो कैसी है? असमान है। और पश्चिमी घाट की समान है। पूर्वी घाट का हिस्सा पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा धंसा हुआ है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, पायराइट, कोयला इत्यादि के हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। यूरेनियम भी हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से, और उसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। चूना भी हमें प्राप्त होता है। ओके, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। अब ऐसा नहीं है, एक चीज और बताना चाहूंगा आपसे, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में केवल पठार ही पठार है, कोई मैदान नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे नदियां होंगी वहाँ पे मैदान भी होंगे। तो यहाँ पे मैदान भी आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा आपको पठार के रूप में मिलेगा। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। संकरे होने का मतलब कुछ इस प्रकार से है, यानी इस तरीके का पश्चिमी घाट है, इधर से तीव्र ढाल है और इस तरीके से मतलब ऊंचा है। ओके, इस प्रकार से, यानी पश्चिमी घाट मैदान काफी संकरे हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में नहीं फैले हुए हैं, ये कहने का मतलब है। यानी हो सकता है कि इतना ही हो एरिया जो भी है। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्या है? चौड़े हैं। यानी यहाँ पे जो पूर्वी तटीय मैदान हैं वो थोड़े चौड़े हैं। तो ये देखो, स्टेटमेंट वाइज भी आपसे पूछे जा सकते। स्टेटमेंट में 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, बताओ कि उपयुक्त में से कौन कौन सा सही है। तो ये डेफिनेशन याद रखना कि पूर्वी घाट के जो मैदान हैं वो अधिक चौड़े हैं, और पश्चिमी घाट के जो मैदान हैं वो पतले हैं, संकरे हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, गिराती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, शरावती, भरतपुजा, पेरियार, साबरमती, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ये किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर है? कभी हमें इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। तो डेल्टा एवं एस्चुरी, तो एस्चुरी का निर्माण करते हैं जो पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ओके, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो आप साथ लेकर के आती है तो उससे बनाती है और त्रिभुजाकार है लगभग उसकी आकृति। कई बार इस डेल्टा से क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ ये भी आप याद रखना कि कुछ नदी द्वीप भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे जो बड़ा द्वीप है और विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी हाल ही फिलहाल में पूछा गया है। और उमानंदा ये सबसे छोटा द्वीप है उसी ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ऐसे जो नदी द्वीप है उसको भी याद कर लेना। तो ये जो डेल्टा होते हैं उपजाऊ होते हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है जब ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करते हैं। ये आप कविता पढ़ सकते हैं, एक आपदा के ऊपर ये बनाई गई है, कक्षा 4th और 7B के छात्रा द्वारा। ये देखो ये क्या है, ये सुनामी की लहरें हैं। सुनामी की लहरें भूकंप के द्वारा उठती है और काफ़ी तीव्र लहरें उठती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है, 15-15 फीट से भी ऊंची ऊंचाई तक ये लहरें जाती है, 15 फीट और भी उससे ऊपर जाती है। तो इसको सुनामी कहा जाता है, जो कि समुद्र में भूकंप के आने से होती है, आती है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप समूह, ये पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है और यहाँ से कौन कौन सी अक्षांशीय जो रेखा है गुजरती है, ये किसी नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है, प्रवाल द्वीप है ये। और यहाँ पे ज़्यादातर एटोल प्रकार का हमें प्रवाल द्वीप देखने को मिलते हैं। यानी कोरल जो होते हैं, कोरल वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्रिंज, एक का नाम है फ्रिंज, एक का नाम है एटोल और एक का नाम है बैरियर। तो दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ बैरियर कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है, 2800 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लक्षद्वीप है इसमें एटोल प्रकार का आपको कोरल रीफ देखने को मिलता है। अब कोरल का निर्माण कैसे होता है ये थोड़ा मैं यहाँ पे आपको और जानकारी देता हूँ। समुद्र में कुछ जीव होते हैं जिसको पॉलिप्स कहा जाता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये इनकी जो ऊपरी परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जब ये मर जाते हैं तो साल दर साल ये इकट्ठा होते रहते हैं और इकट्ठा हो के इस तरीके से कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। ये देखो ये है कोरल रीफ। ओके, तो पॉलिप जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, और जब मरते रहते तो उनका कंकाल बचता है और इस तरह से जमते रहते हैं। और ये पर्यटन के लिहाज से और जैव विविधता के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मछली पालन या मछलियों की विविधता काफ़ी ज़्यादा है, कोरल रीफ के आसपास आपको देखने को मिलेगी। फिर जो आपके जो कोरल है यानी परवाल है, इसको कैसे क्षति पहुंच सकती है? तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है तो उससे कोरल रीफ क्या होते हैं, मरने लगते हैं। कोरल ब्लीचिंग जैसी समस्या होने लगती है। इसका तापमान अगर बढ़ेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जामिनर चाहे पीसीएस के एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम में पूछते हैं। तो कोरल रीफ को नुकसान क्या पहुंचाएगा अगर तापमान बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा, ये कीचड़ और गाद वाले क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, ठीक है।
तो कीचड़ और गाद वाले क्षेत्रों में ये नहीं उगते हैं। ओके, और जो भी जैसे प्लास्टिक वहाँ पे जा रहा है तो भी इसको नुकसान पहुँचाएगा, यानी पोल्यूशन वाली जगह पे ये नहीं उगते हैं। काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ये तापमान के लिहाज से और अपने जो भी एनवायरनमेंट हो इसके लिहाज से। इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 20 डिग्री से ऊपर यानी 20 से आई थिंक 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और अगर तापमान इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये मरने लगेंगे, कोरल ब्लीचिंग होने। कोरल ब्लीचिंग का मतलब कि ये सफ़ेद होने लगते हैं। और शैवाल जो होता है इसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है, किसके साथ, कोरल के साथ। जो आपका जो शैवाल होता है, शैवाल एल्गाई जूजेंथिले ऐसी नाम है एल्गाई। तो शैवाल को क्या होता है कि आश्रय मिल जाता है और कोरल को क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव रिलेशन बनाते हैं, दोनों को ही फायदा होता है। इसको सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो रिलेशन जो आते हैं, म्यूचुअल जो रिलेशनशिप जो आते हैं, किसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब किसको दोनों को ही लाभ पहुँच रहा है और किसको एक को लाभ पहुँच रहा है, एक को लाभ नहीं पहुँच रहा है, और किसको दोनों को ही नेगेटिव नुकसान पहुँच रहा है। तो ये रिलेशन भी आपको करने पड़ेंगे, जो कि पर्यावरण के चैप्टर में, इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। और यहाँ से यूपीएससी तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, और इस रिलेशन से पीसीएस एग्जाम भी पूछता है, वनडे एग्जाम वाले भी पूछते हैं, रेलवे हो गया या एसएससी हो गया। ओके, देखो लेक्चर भले ही बड़े हो जाए, लेकिन आपको मैं क्वालिटी मटेरियल यानी क्वालिटी ऑफ नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये एक टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको नॉलेज दूं, ऐसी इंसाइट्स दूं जिससे आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हल हो जाए। केवल आप नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को ना देखें, बल्कि उससे आप फ़ायदा अपने आप को पहुंचाए। और डेफिनेटली होगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैं आपको बताऊंगा ना, क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में अपने फ्रेंड को बताया था, काफ़ी पुराना फ्रेंड था, तो मान के चलो बीपीएससी का और यूपी पीसीएस का उसने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके 70 लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए थे। 70 से 80 क्वेश्चन। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये चैप्टर आपका हो गया, कंप्लीट हो गया है। और किसी प्रकार को आपको दिक्कत हुई है, कोई क्वेरी हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, हल करते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को पॉज करें और अपने अनुसार जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो इसको बताऊंगा ही। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो काफ़ी है, पर्वत हैं, पर्वत हो गया, पहाड़ियाँ हो गया, तटीय मैदान हो गए, पठार हो गए, है ना, तटीय मैदान हो गए, तटीय मैदान हो गए, द्वीप समूह हो गए। तो इनमें मुख्य तौर पे बांटा जा सकता है। और कई पहाड़ियाँ हो गई, ये भी इनमें भी बांटा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देता हूँ इसको। अरे यार क्या होता है ये, आप ही सभी का सपोर्ट अगर रहेगा तो ये दिक्कतें दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी कैसे न कैसे करके जुगाड़ करके मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बता। बहुत इजी क्वेश्चन है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है
कि जो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के बाद आपका आ जाएगा नेपाल, फिर म्यांमार, और सबसे कम किसके साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो है अफगानिस्तान। कौन सी दो प्रमुख नदियां, अच्छा एक क्वेश्चन इससे, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा जो साझा करता है ये तो है ही, जैसे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य, 5 राज्य के नाम याद होने चाहिए। नेपाल के साथ भी 5 राज्य करते हैं, और आई थिंक चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, तो जब मैं कभी उसका लेक्चर लेके आऊँगा तो आप सभी को आसानी से पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी दो प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, ताप्ती। उसके अलावा भी आपको याद होनी चाहिए, भरतपुजा, पेरियार, साबरमती, शरावती, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल विसर्जित करती है अरब सागर में, और एस्चुरी का निर्माण करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। और एक मैंग्रोव वन भी है ये, जो सुंदरबन डेल्टा के आसपास जो जंगल है उसको मैंग्रोव कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में मैंग्रोव का विस्तार कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कहाँ पे सबसे कम है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। और मैंग्रोव क्या होते हैं, एक तरह से फिल्टर के काम करते हैं, फिल्टर, प्रदूषण को फिल्टर का काम करते हैं। जैसे कि अमेजन जंगल को तो विश्व का फेफड़ा कहते हैं, और इसको तो किडनी कहते हैं, किसको, मैंग्रोव को। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम, अच्छा कर लिया ना। भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, ये भी आप बता सकते हो। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 राज्यों की राजधानी जिसकी समान है, तो एक तो है हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ है, और दूसरा राज्य कौन सा जिसकी राजधानियां समान है। 2 राज्य कौन से जिनकी राजधानियां समान है, हमें कमेंट बताएं, वो नए राज्य बने हैं। ओके, हिंट दे दिया मैंने। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जीवन सरल होता है, और यहाँ की जो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए कृषि कार्य की गतिविधियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फसलों की पैदावार अच्छी होती है, यातायात के साधन बहुत बेहतर होते हैं यहाँ पे, और यातायात का नेटवर्क जाल बहुत अच्छा होता है। घर बनाने के हिसाब से और सुरक्षा के, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के बचाव से काफ़ी ये महत्वपूर्ण होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का जीवन अन्य क्षेत्रों की तुलना में आसान है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में यहाँ का जीवन सरल है। पिछले लेक्चर भी मैंने आपको बताया था। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों, क्योंकि लक्षद्वीप जो कई छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। आई थिंक 36 द्वीपों से मिलकर के बना है, छोटे बड़े। ओके, और इसकी जो राजधानी है कारावती है, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमें एटोल प्रकार के प्रवाल हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इस लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्योंकि जितने भी द्वीप है यहाँ पे ये प्रवालों से मिलकर के ही बने हुए हैं, और आसपास भी कई प्रवाल यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। इसका क्रम याद रखना, सबसे ऊपरी वाले हिस्से ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, फिर उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, 3 नाम है इसके, ये भी याद रखना, ठीक है। हिमाचल भी नाम है, और अंत में शिवालिक। ऊपर से नीचे आएंगे तो पर्वतों की ऊंचाइयां भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा हमें बर्फ कहाँ देखने को मिलेगी, हिमाद्री में, और उसके बाद लघु हिमालय में, फिर शिवालिक में। शिवालिक के बाद आपका तराई क्षेत्र शुरू हो जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी
घाट कोई सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सह्याद्री जो है किसका नाम है, पश्चिमी घाट का नाम है। पश्चिमी घाट को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है, तो श्रीलंका और भारत के बीच है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जल संधि क्या होती है, वो भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। जल संधि क्या काम करती है, दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती है और दो स्थलों को अलग करने का काम करती है। इसी प्रकार से जो स्थल संधि होती है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, दो स्थलों को जोड़ने का काम करेगी और दो जल राशियों को अलग करने का काम करेगी। ओके, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, जो कि यहाँ पे हमें कोरल रीफ कोरल एटोल प्रकार का देखने को मिलता है। भारत में कितने ऐसी जगह हैं या जल राशि है जहाँ पे हमें कोरल देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आपका यह अरब द्वीप समूह, फिर एक और क्या बताता मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे आपको कोरल रीफ देखने को मिलते। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कोरल रीफ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कोरल ये लक्षद्वीप, फिर आपका ये मन्नार, फिर कच्छ। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। इसको विशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है और ये वलित पर्वत भी है, ये सबसे पुरानी वलित पर्वत भी है। तो इसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि और कौन कौन से सबसे पुरानी वलित पर्वत है, तो उसका जिसने देखा है या जिसको याद हो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अन्य और पुरानी सबसे वलित पर्वत क्या है और वलित पर्वत होता क्या है। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो जिस किसी ने नहीं देखा जा करके देख ले, नहीं देखा तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ओके, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.2 किलोमीटर और 32.2 लाख किलोमीटर, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को के नाम से भी जाना जाता था, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 15वां। हिमाचल प्रदेश का 14वां, बिहार का 11वां और वेस्ट बंगाल का 12वां। उत्तर प्रदेश का चौथा, दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो देखो ये याद करोगे तभी याद हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी से होकर के ये बहती है, यानी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में। मैंने भ्रंश पर्वत के बारे में आपको बताया, भ्रंशोत पर्वत के बारे में बताया, ब्लॉक माउंटेन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। लगता अभी आप तक आपने जो पूछा था सवाल बहुतों ने जवाब दिया होगा और बहुतों ने नहीं दिया होगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। खैर मैंने बता तो दिया ही था। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। कर्क रेखा आसानी से कर सकते हो, जो मैंने बताया। भारत का मानक याम उत्तर 82.5 डिग्री, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन सी, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। ओके, और कहाँ पे मिलती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर्क रेखा को ये काटती है। अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, ये भी आप आसानी से डिनोट कर सकते हैं मैप में, और एटलस तो आपके पास होना ही चाहिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, इसको लोकेट करें। किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है। कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है। यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये, और पीसीएस एग्जाम में भी अब पूछे जाने लगे हैं। कैचमेंट एरिया के हिसाब से कौन सी नदी
बड़ी है, ये भी पूछा अभी हाल ही फिलहाल में बीपीएससी ने पूछा कैचमेंट एरिया के हिसाब से। उसमें गोदावरी दे रखा था, नर्मदा दे रखा था, महानदी दे रखा था, इन नदियों को उसमें ऑप्शन में दे रखा था। तो इन तीनों नदियों में से गोदावरी का कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा। देखो जो नदी जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसका कैचमेंट एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। कैचमेंट एरिया का मतलब आप समझते हो क्या होता है, यानी विभिन्न दिशाओं से जो जल स्रोत है कहाँ कहाँ से आकर के उस मुख्य नदी में मिल रही है, यानी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से आके उसमें मिल रही है, कितने वर्ग क्षेत्रों से आकर के उसमें मिल रही है, तो उसी को ही क्या बोला जाता है, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। अब ये जो नदियां हैं कुछ आकृति भी बनाती है ना, जैसे कि गंगा नदी जो है, तो जिस प्रकार से आपकी महिलाओं की चोटी होती है, क्लिफ होती है, उस प्रकार की आकृति बनाता है। और कुछ एरियल प्रकार की आकृति बनाता है, कुछ इस प्रकार से, यानी जैसे अमरकंटक नदी जो है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, तो एक इधर बह रही होती है सोन नदी, एक इधर बह रही होती है और एक नर्मदा नदी इधर बह रही होती है। तो इसको एरियल आकृति कहा जाता है जो नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी आप 9th क्लास में, आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आप हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य जीव वन्य प्राणी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पीसीएस एग्जाम के लिए, यानी सभी एग्जाम के लिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की दोबारा संभावना है। तो यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेंगे और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड जो भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है इस ज्योग्राफी का। इसके बाद ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम 7th क्लास को फिर हम शुरू करेंगे, उसके बाद 8 से जाते हुए हम 12th क्लास तक का करेंगे। और जब आप ये सारी वीडियो देख लोगे, जितनी जल्दी हो सके देख लोगे, बार बार देखोगे, तो आपका ज्योग्राफी पोर्शन पूर्ण रूप से, चाहे पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमें आप सपोर्ट करते रहे, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको क्वेरीज हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कौन सा पोर्शन आपका बेहतर लगा ये भी हमें कमेंट बताएं। और आप ही का सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, ये हम आपसे विनम्र विनती करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जल्द से जल्द पहुँचना है। मुझे अपने नॉलेज को, ज्ञान को, जो भी मैंने अर्जित किया है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ और फ्री में प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। और आने वाले समय में मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा हूँ कि आने वाले समय में एक मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊँगा जहाँ पे अधिकतर सभी एग्ज़ाम के फ्री में कोर्स मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो अपने खर्चे पे मैं ऐसा करूँगा। ओके, तो आपका सपोर्ट रहेगा तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अकेला तो इंसान इतने बड़े ड्रीम्स को नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए आपके पास अर्थ होना चाहिए, मणि होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और मेरी शुभकामना है कि आप जल्द से जल्द कोई एग्ज़ाम को क्रैक करें। ओके, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।